हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए सप्लीमेंट्री चैप्टर 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमारे पास प्रोज की संपूर्ण प्लेलिस्ट कंप्लीट है, जहां पे आप प्रोज के 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक विद क्वेश्चन आंसर हिंदी अर्थ आप टोटल देख सकते हैं। और आज हम सप्लीमेंट्री में भी उसी सीरीज में आए हुए हैं, जहाँ पे खाना बंद कर दो इसका, जहाँ पे जो है हम चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 से अब स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 3 से देखते हैं इसको कैसे हम कंप्लीट करें। आप लोग जिन्होंने अभी नहीं देखे हुए टॉपिक, वो एक बार इनको देख जरूर लीजिएगा। तो देखते हैं हमारे पास चैप्टर 3 क्या कह रहा है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी के अंत की यात्रा, पृथ्वी के धरती के छोर की यात्रा। इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? धरती के छोर की यात्रा। इसको तिसानी जोशी जो है लेखिका है, इसकी राइटर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। और तिसानी जोशी जी जो है स्वयं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे एक टीम जाया करती थी। एक क्या होता था इस टॉपिक में, एक अंटार्कटिका के लिए रूस से एक टीम जाया करती थी। क्या करती थी? उनका एक ही टारगेट था कि 10th के बच्चों को अंटार्कटिका के बारे में अवगत कराना, कि यहाँ पे आप जो प्रदूषण कर रहे हैं उसका प्रभाव अंटार्कटिका पर कितना अधिक पड़ रहा है। आप जितनी जहरीली गैसें उत्पन्न करें, ग्रीन हाउस प्रभाव आप पढ़े ही होंगे, तो जिसमें CO2 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। और इससे क्या हुआ कि अगर ये मात्रा लगातार बढ़ती गई, कार्बन का जो तो ताप जो है लगातार बढ़ता जाएगा, और 2050 तक ऐसी अवस्था आएगी कि ताप जो है, टेम्परेचर पृथ्वी का जो है वो 4 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। और ऐसी अवस्था में बड़े बड़े हिमखंड पिघल जाएंगे, अमेरिका कैसा एक वीरान प्रदेश बन जाएगा। तो ये सब किसकी बात थी? ये सारी बात थी हमारे इस टॉपिक से भी रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे तिसानी जोशी जी जो थी वो केवल इसी उद्देश्य से अंटार्कटिका गई थी। उनको जो है एक विद्यालय के द्वारा ही ले जाया गया, लंदन के रशियन रिसर्च विजल के माध्यम से। इसका जो एकेडमिक सोकालस्की क्या नाम था इसका? एकेडमिक सोकालस्की जो है वो एक रिसर्च विजल था, एक जहाज था। एकेडमिक यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, जहाज का नाम तो एकेडमिक सोका, मीनिंग याद करिएगा, एकेडमिक सोकालेस्की, ठीक है। तो इसके जहाज का नाम था, और अंटार्कटिका के लिए ट्रेवल किया गया था। किसके द्वारा? ऑन ए रशियन रिसर्च विजल, एक रूस के रिसर्च विजल के द्वारा। तो वो लोग जो है वहां पे गए थे। इसका अर्थ यही था कि वहां पे पहुंचने के बाद में जो है पता करना, देखना आप जो यहाँ प्रदूषण कर रहे हैं उसका प्रभाव अंटार्कटिका में कितना अधिक पड़ रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी गंदगी फैल रही है, जो जल है, जल स्तर जो है बहुत खराब जल स्तर हो रहा है, बहुत सारे जो है जलीय जीव मर रहे हैं प्रदूषण की वजह से। तो वो सब दिखाने के लिए ही रिसर्च विजल गया हुआ था। तो जो राइटर हैं ये दक्षिण साउथ की रहने वाली थी इनका, और ये भगवान की पूजा भी करती थी। तो इनका मानना था कि वहाँ पर जब ये लोग, पहली बात तो ये लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। इन्हें कैसे पहुँचे देखना जरा। इन्हें 100 घंटे लग गए। जो रूस से जब ये जहाज चला है, तो रूस से जहाज चलने पर कम से कम 100 घंटे लगे। वहाँ पे जो है कई लोग थे, इनकी एक टीम जो थी वो हाई स्कूल वाले सारे स्टूडेंट थे। और इनका जहाज जब रूस से जब स्टार्ट होता है, तो उसमें उस टीम के माध्यम से सभी लोग जो है जहाज में सवार हुए, और जहाज के द्वारा जो है अंटार्कटिका पहुंचे। लेकिन केवल जहाज वहां तक नहीं जा सकता था, क्योंकि बहुत सारी बर्फ भी थी। तो इन्होंने और उसके बाद में पहाड़ भी थे, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ का सहारा लिया। क्या सहारा लेते हैं देखो, बताएंगे आप। इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यही हमारे आंसर हैं, और मैं अभी अब समझाऊंगा आंसर, तब बेहतर समझ में भी आएगा। तो इन्होंने 100 घंटे की लगभग में यात्रा तय की। कुछ दूरी तक कार से गए, कुछ दूरी तक एरोप्लेन से गए, कुछ दूरी तक जहाज के द्वारा गए, तब ये अंटार्कटिका पहुंच पाए। यहाँ पे कितना टाइम लगा? तो 100 घंटे लगे बाय प्लेन, बाय कार, एंड सम डिस्टेंस फॉर द शिप। जब वो अंटार्कटिका को पहुंचे, बहुत सुकून उन्हें महसूस किया। तो वहां पर ये पहुंचते हैं तो बताते हैं कि वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनका मानना ये था कि वहां पर पहुंचने के बाद एक सनबर्सिपर को, जो दक्षिण प्रिया वो स्वयं अपने आप को बताती हैं, तिसानी जोशी जी कहती हैं कि एक सनबर्सिपर जो सूर्य का उपासक हो, बिना सूर्य को जल चढ़ाए पानी नहीं पिएगा, तो हमें लग रहा है वो मर ही जाएगा। क्योंकि वहाँ सूर्य उदय होगा, जब तक सूर्य उदय होगा और बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगा, तब तो बहुत टाइम हो जाएगा।
कुछ जरूरी भी नहीं सूर्य उदय हो, हमेशा बर्फ गिरती रहती नहीं दिखाई दे। तो वो कहते सनवर्सिपर को यहाँ पे बहुत अधिक समस्या हो। दूसरी बात कि सूर्य सुबह सुबह उदय होता है, बिना वो नहाए पानी नहीं पिएगा। सूर्योदय होगा तब वो नहाएगा और पानी पिएगा, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, उसको पानी भी नसीब नहीं हो सकता और साथ टाइम बहुत हो जाएगा जब तक पानी बनेगा, बर्फ पिघलेगी और पानी बनेगा, बहुत टाइम होगा, अर्थात उसको जीवन काटना मुश्किल होगा। फिर भी ये लोग 2 सप्ताह तक वहाँ पे ठहरे थे। फिर उन्होंने बताया उसके बाद में कि वहाँ पे जो है इन लोगों ने भ्रमण भी किया, बहुत समय वहाँ भी उन्होंने यात्रा में अपना टाइम गुजारा, वहाँ के जानवरों के बारे में इन्होंने देखा। तो फिर ये आते इसकी हिस्ट्री पर, भाई कहीं पर अगर आप जाते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी जरूरी होती है। तो ये उसकी हिस्ट्री पर आती है। तो तिसानी जोशी जी कहती है कि किसी समय ये ग्रीनलैंड का एक हिस्सा था, ग्रीनलैंड का किसका हिस्सा था, बहुत भारी ग्रीनलैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड जिसे कहा जाता था, गोंडवाना लैंड। ये मिनिमम 650 मिलियन वर्ष पहले की कहानी होती थी जब शुरुआत थी। तो उस वक्त ये एशिया कुछ नहीं, एशिया नहीं था, भारत नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, सब पूरा एक में ही समाहित था। तो उस वक्त की बात है, उस वक्त केवल डायनासोर का राज हुआ करता था। ये बताते हैं कि डायनासोर का राज हुआ था। डायनासोर तो आपने देखे ही होंगे, हालांकि अगर आपने नहीं देखे तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे आपको हम डायनासोर दिखा सकते हैं, महज 2 मिनट का। अच्छा देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर आपको मिल गया, नहीं मिल पाएगा, हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, उस पर यूट्यूब पे जाके हमारी प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ पे मैं आपको डायनासोर की एक झलक दिखाऊंगा, बहुत छोटी सी, देखो 2 मिनट में अच्छा दिखा देते हैं। आप लोग लखनऊ में जब आप जाएंगे, कभी घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाइएगा, तो वहाँ पे लखनऊ में आप जाइएगा, और लखनऊ में जो है जुरासिक वर्ल्ड पार्क है, जनेश्वर मिश्र पार्क, वहाँ पे जाइएगा। तो वहाँ पे जो है जब आप भ्रमण करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे इस टाइप के जो है वो मिलेंगे। उसमें इन्होंने डायनासोर से वो बना रखा है। अभी मैं आपको दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ, 2 मिनट हमारे साथ आप जुड़िएगा। और बहुत कुछ, बहुत सुंदर सा नज़ारा है वहाँ का, और आप देख भी सकते हैं वहाँ पे। कहाँ गया, मैं निकाल लूँ भाई, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम हमें दीजिए। जनेश्वर मिश्र पार्क हमारे पास प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा, और फिर आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। हम वहाँ से आपको थोड़ी सी झलक दिखा रहे हैं डायनासोर कैसे हुआ करते थे। और उन्हीं डायनासोर बताते, गोंडवाना लैंड जो था उस वक्त डायनासोर का राज हुआ करता था। कहाँ गया, बहुत कुछ है भाई, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, बहुत कुछ हमारी प्लेलिस्ट में है, पूरा खजाना भरा पड़ा हुआ है, जो खजाना आपको बहुत काम आने वाला है, आपकी लाइफ बदल सकता है, मैरिट ज़बरदस्त आपको दिला सकता है। देख रहे हैं ना आप, एल्डिहाइड वगैरह, पराशरण दाब, बहुत कुछ है खजाना में। मिल जाओ भाई, मिल जाओ, नहीं मिलेगा, जनेश्वर मिश्र पार्क करके है, बस यहीं कहीं पर होगा। ये रहा जनेश्वर मिश्र पार्क। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बताते डायनासोर का राज था, और डायनासोर जो है उस वक्त बहुत अधिक मात्रा में, हालांकि डायनासोर का इंड आपने देखा हुआ है, तो वहाँ पे आपने देखा भी था किस तरीके से डायनासोर का इंड हुआ था। देखो 2 मिनट लेंगे हम, ज़्यादा वक्त नहीं आपका लेंगे, तनाव नहीं लीजिएगा। देखो कैसे डायनासोर होते थे उसमें, जनेश्वर मिश्र पार्क में रबर से बनाए गए, देख रहे होंगे आप, देखो आपको दिख रहे होंगे, ये रबर से बनाए गए थे सब, और बहुत ही सुंदर कलाकृति है। कभी आप जब वहाँ जाइएगा तो देखिएगा जरूर। ये ऐसे डायनासोर होते थे, और ये सभी जो है जनेश्वर मिश्र पार्क में बड़े सुंदर से दर्शाए गए, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जब आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सुंदर सा नज़ारा है वहाँ का, और ज़्यादा नहीं, 120 रुपये की महज टिकट है, और बहुत अच्छा सा नज़ारा है वहाँ का। देखिए ये थे डायनासोर, ये रबर के बने हुए हैं, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक के माध्यम से चल रहे हैं, रबर के बने हुए हैं, और लेकिन फिर भी एकदम सजीव दिख रहे हैं, इनको देखने में डर सा लगता है, जंगल जैसा है। ये जनेश्वर मिश्र पार्क की कहानी है। ये देखिए, देखो आप देख रहे होंगे, ये प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर आप लोग जाएंगे तो देख सकते हैं वहाँ पे, और लोगों को भी दिखा सकते हैं इस टाइप के जो है डायनासोर हुआ करते थे।
सारे रबर के हैं। तो ये थे हमारे डायनासोर। इसमें बहुत कुछ है और भी आप देख सकते हैं, हालांकि हम यहाँ से अब आगे चलते हैं अपने काम पे। तो ये बताते हैं कि 650 मिलियन ईयर से को 650 मिलियन वर्ष पहले किसका राज था? डायनासोर का राज हुआ करता था। और डायनासोर के राज में बताते हैं कि वहाँ पे ये केवल इसको बोला जाता था उस समय, ग्रीनलैंड इसको बोला जाता था, ग्रीनलैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड इसको क्या बोला जाता? गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और उस वक्त की कहानी थी 650 मिलियन ईयर से एगो, कितने ये नाम था देखो, मिलियन ईयर्स ऑफ एगो, ठीक है, सैकड़ों वर्ष पहले, मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। तो उस वक्त बताते हैं कि उसके बाद में फिर जो है पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश हुई। और उल्का पिंड में कभी उसका डायनासोर का अंत कैसे हुआ देखिए, आपको सब मिलेगा। तो उल्का पिंडों की बारिश होने पर आग लग गई, आग लगी, गोड ये सब भागे तो, लेकिन भाग के जाओगे कहाँ, पूरी पृथ्वी में आग लगी हुई है और ये सब जल के राख हो गए। उसके बाद कई सालों तक पृथ्वी पर बारिश हुई, बारिश होने के बाद में धीरे धीरे फिर मौसम ठंडा हुआ और फिर जलीय जीव उत्पन्न हुए। फिर तो आप बायो में जाइएगा, जैव विकास में पूरा आपको मिलेगा, मैंने वहाँ पे साथ कुछ वीडियो भी डाल रखे उसके, ठीक है। तो ये थी कहानी यहाँ की गोंडवाना लैंड की। तो इनका मतलब मानना ये था कि ये केवल इसी उद्देश्य से गए हुए थे वहाँ पे कि आप लोग वहाँ यहाँ प्रदूषण मत करिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव वहाँ पड़ रहा है। ब्लैक होल आपने नाम सुना होगा, अंटार्कटिका जो हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का सिस्टम क्या है कि इसमें 5 जो परतें हैं, लेयर्स हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। तो समताप मंडल में 20 किलोमीटर मोटी जो है ओजोन परत है। आज प्रदूषण की वजह से, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से उसमें जो है अंटार्कटिका में परत पतली हो रही है, इसी को ओजोन छिद्र कहा गया है। और ओजोन छिद्र की वजह से पराबैंगनी, वो क्या करती, पराबैंगनी किरणों को रोकती सूर्य से आने वाली। और आज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है, जिससे बहुत ज़्यादा दाद खाज खुजली उत्पन्न हो रहा है, कैंसर, त्वचा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, कैंसर जैसा, ठीक है। तो ये सब इसी की वजह से हो रहा है। अब देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बस ये हमारी तिसानी जोशी जी की कहानी थी। तिसानी जोशी स्वयं अपना वर्णन करती, वो कहती कि हमारी एक टीम गई हुई थी सोकालस्की, किसके द्वारा? सोकालस्की द्वीप जहाज के द्वारा गई हुई थी टीम। और उस टीम ने जो था वहाँ पे केवल यही निरीक्षण करना था, उन लोगों का एक उद्देश्य बना हुआ था कि कैसे भविष्य के बारे में, भविष्य में जो है पृथ्वी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो वहाँ पे वो गोंडवाना लैंड के बारे में भी बताती हैं और वहाँ पे बताती हैं किस तरीके से हम लोग रहे, कैसे हमने जीवन यापन किया। तो यही हमारे इसके क्वेश्चन आंसर होंगे। अब देखते हैं काम पे आते हैं। शायद उम्मीद है हमने सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द आर्थर रीच अंटार्कटिका। मैंने अभी बताया आर्थर अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। तो आर्थर कितने 100 घंटे की लगभग में उसने यात्रा तय की। और यात्रा तय करने के बाद धीरे धीरे सबसे पहले वो किसके द्वारा? जहाज के द्वारा गया, प्लेन के द्वारा गया, कार के द्वारा गया। और इन सभी से होते हुए तब वो जो है अंटार्कटिका पहुंचा। जब वो अंटार्कटिका पहुंचा तो उसने अंटार्कटिका कदम रखा तो उसे एक रिलीफ महसूस किया, बहुत ही सुकून महसूस किया। तो देखिए, द आर्थर ट्रेवल्ड अंटार्कटिका ऑन द रशियन रिसर्च वेसल। किसके माध्यम से गया था? रशियन रिसर्च वेसल के माध्यम से गया हुआ था। और एकेडमिक सोकालस्की, अगर कोई कहे उस जहाज का नाम क्या था, तो उस जहाज का नाम था एकेडमिक सोकालस्की था, ठीक है। एकेडमिक क्यों कहा गया? क्योंकि एकेडमिक स्तर से जुड़ा हुआ था। फिर इन्होंने बताया ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे की यात्रा की, बाई कार, बाई प्लेन एंड बाई शिप होगा, ठीक है, टू रीच अंटार्कटिका। ही वाज इमोशनड, वह बहुत ही भावुक हो गया, इमोशन फील वो करने लग गया। ही वाज इमोशनड एंड ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वाज दैट ऑफ रिलीफ। और उसको सुकून की बात ये थी कि जब वो बहुत ही भावुक हो गया जब वो अंटार्कटिका पहुंचा हुआ था, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बहुत सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। What was the wonder Arthur realized reaching अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पहुंचकर आर्थर को कौन सा आश्चर्य हुआ? What was the wonder, वो कौन सा आश्चर्य? तो वंडर इसी बात का था कि अंटार्कटिका के उस बर्फ पर जो है कदम रखना ही एक वंडर था, बर्फ पर एक कदम रखना ही एक वंडर था। तो वो किस तरीके से आश्चर्य की बात थी जो वो पहुंचा हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्या था, व्हाट वाज द वंडर आर्थर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका। आश्चर्य की बात क्या थी? आश्चर्य की बात यह थी कि आज वो बर्फ पे चल रहा था, जिसके बारे में केवल किताबों में देखा करता था, केवल सुना करता था, आज उसी स्थान पर वह पहुंच चुका है।
तो यही उसके लिए ग्रेटेस्ट वंडर था। ठीक है, तो द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, ये तो यहां से पॉइंट आ गया। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन, पहला इमोशन उसका ये था, अंडर बाज दैट ऑफ रिलीफ, यानी ये तो लाइन हमारी ये वाली हो गई। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वाज दैट ऑफ रिलीफ। ठीक है, एक एहसास था, एक सुकून था, क्योंकि वो थका हुआ था। जब तक हम यात्रा करते अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचते तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है, और उद्देश्य पे पहुंचने के बाद, टारगेट पे पहुंचने के बाद फिर हम सुकून की सांस लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, ही फेल्ट रिलीव्ड to have set foot on the Antarctica continent after over 100 hours। अर्थात he felt relief, कैसे होगा, he felt relief after taking food। ठीक है, टेकिंग हिज फूड ऑन अंटार्कटिका एंड एट द एंड ऑफ 100 आवर्स ट्रेवल, अर्थात 100 घंटे की यात्रा के अंत में जब उसने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर जब पैर रखा तो वहाँ भी उसके लिए एक सुकून था। दूसरी बात, देन ही एक्सपीरियंस्ड, तब उसने अनुभव किया ए सेंस ऑफ अमेजमेंट ऑन द सीइंग इट्स बेस्टनेस, और तब उसने एक दृश्य क्या दिखा, इट्स बेस्टनेस, उसकी विशालता को जब देखा। एंड इमेंस, अपार होता है, इमेंस वाइट लैंड, इसके अपार था सफेद परिदृश्य, अपार या क्या लिखेंगे कि ऑल अराउंड वाइट स्नो माउंटेन्स, कैसे लिखेंगे कि इट, क्या लिखेंगे वेन, क्या लिखेंगे देन ही एक्सपीरियंस, देन ही सा या देयर ही सा ए बेस्ट एंड ह्यूज माउंटेन्स ऑफ वाइट स्नो, अर्थात सफेद बर्फ के बेस्ट और ह्यूज माउंटेन्स देखे, बड़े बड़े और बड़े विशाल पर्वत देखे, और देयर वर ऑल अराउंड ओनली स्नो एंड स्नो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ के बजाय अपना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अंटार्कटिका पहुँच पर ही उसने वहाँ के जो है बड़े बड़े दृश्यों को देखा। ठीक है, जिन्हें केवल वो किताबों में सुन सकता था, उसने विशाल बर्फ के पहाड़ देखे, बड़े बड़े हिमखंड देखे। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आ जाता है। ये जियोफ ग्रीन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था, तो गोंडवाना मैंने अभी बताया था, गोंडवाना 650 मिलियन ईयर से एगो एक पूर्ण कॉन्टिनेंट था, जहाँ पे जो है ग्रीनलैंड भी था और जो रूस भी था, क्या नाम अफ्रीका भी था, एक में सब मिले हुए थे। इसके बाद में इनके खंड जब टूटे तब अलग अलग द्वीप बने, नहीं तो केवल एक द्वीप था, एशिया वगैरह सब उसी में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो गोंडवाना इज ए ह्यूज लैंड, इसके हफ्ते लैंड मास था, एक विशाल भूभाग, लैंड मास माने विशाल भूभाग था। ये सुपर कॉन्टिनेंट था, कैसा विशाल महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट था। द अनडिवाइडेड अर्थ, जो अविभाजित पृथ्वी का एक हिस्सा था, विच वाज द पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड अर्थ। ठीक है, विच एक्सिस्टेड मिलियन ईयर्स ऑफ एगो, कब था वो अस्तित्व में, विच एक्सिस्टेड, जो एक्सिस्टेड था कब, मिलियन ईयर्स एगो, अर्थात क्या लिखेंगे मिलियन ईयर्स एगो। गोंडवाना वाज ए ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, इट वाज टोटली अनडिवाइडेड, पूर्ण रूप से अनडिवाइडेड था। ठीक है, और इट वाज इन द, क्या लिखेंगे, इट वाज प्रेजेंट मिलियन ईयर्स से गो बिफोर। ठीक है, मिलियन ईयर्स से गो खाली लगा देना। गोंडवाना वाज सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और प्रेजेंट डे या मीन टाइम इट वाज प्रेजेंटेड इन अंटार्कटिका। आज गोंडवाना लैंड कहाँ उपस्थित है, सेंटर्ड है का केंद्र है, किसका, गोंडवाना लैंड का केंद्र क्या है, अंटार्कटिका है। तो क्या लिखेंगे, नाउडेज अंटार्कटिका इज द सेंटर ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर क्या है, इट हैड नो ह्यूमन लाइफ, वहाँ पे ह्यूमन लाइफ नहीं है, बट ओनली फ्लोरा एंड फाना। फाना मीन्स होता है छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े जीव जंतु भी नहीं, फ्लोरा में छोटी छोटी वनस्पतियाँ होता है। तो जहाँ पर केवल फ्लोरा और फैना है और वहाँ पे कोई भी आदमी निवास नहीं करता। बताइए इतनी विशाल सर्दी में निवास कौन कर पाएगा। वहाँ पे छोटे छोटे जीव रहते हैं, जैसे पेंगुइन वगैरह हैं, और उसके बाद में कुछ लोग जो है वहाँ जो यात्री जाते हैं वो रहते हैं, अदरवाइज कोई नहीं रहता है। छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, बाद बाकी वहाँ पर कुछ नहीं। किसी समय वहाँ पर डायनासोर्स रहा करते थे, इनका राज हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा हमारे पास, व्हाट कैन बी द माइंड वॉगलिंग। सबसे बड़ी बात थी माइंड वॉगलिंग किस बात पे होता था, द हिस्ट्री इन मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो किस बात पे हिस्ट्री में माइंड वॉगलिंग होता था, सर चकरा जाता था। ठीक है, कौन सी बात थी, तो आथर कहता है, आथर सेज दैट द मिलियन ईयर्स इंडिया में पुश नॉर्थवर्ड, यानी मिलियन वर्ष पहले, मिलियन ईयर्स एगो इंडिया में पुश ऑन द नॉर्थवर्ड, भारत को उत्तर की ओर धक्का दे दिया गया, भारत गोंडवाना से उत्तर की ओर हट गया। एंड जैमिंग
धकेल दिया गया अगेंस्ट एशिया। किसकी तरफ धकेल दिया गया? एशिया की तरफ। कैसे लिखेंगे? मिलियन ईयर्स एगो व्हेन आई सॉ या व्हेन वी सॉ द मैप इंडिया में पुश नॉर्थवर्ड इन द एशिया। ठीक है, एशिया में धकेल दिया गया। इट विल वकेल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज साउथ अमेरिका में ड्रिफ्ट ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। और वो क्या लिखेंगे? देयर इट हैव ए ह्यूज माउंटेन नेम एज हिमालयाज। उसमें क्या है? एक विशाल पर्वत हिमालय है। एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आल्सो ज्वाइंड विद ईच अदर। वो भी दोनों एक दूसरे में जुड़ गए। तो ये कहानी थी, माइंड बॉगलिंग हिस्ट्री की थी, माइंड बॉगलिंग की थी। ठीक है, इसमें आप क्या लिख दोगे कि मिलियन ईयर्स एगो इंडिया को जो है एशिया की तरफ धक्का दे दिया गया और एशिया में इंडिया ज्वाइन हो गया। ठीक है, उसमें क्या था? वहाँ पे बड़ा एक विशाल माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है, पहाड़ हिमालय पर्वत जो है स्थित हो गया, स्थापित कर दिया गया, हो गया स्वतः। ठीक है, और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आपस में मिल गए। बस इतनी ये माइंड बॉगलिंग बात थी। What is a chilly prospect? ठंडक पैदा करने वाली बात लेखक के लिए क्या थी? तो आथर रिमेंड देयर 2 weeks। अब ये बताएगा कि एक सनबर्सिपर को वहाँ पे रहना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आथर कहता है मैं वहाँ 2 वीक पे रुकी थी, 2 सप्ताह रुकी थी। फॉर ए सनबर्सिपर ऑफ साउथ इंडिया। कहाँ की रहने वाली थी? साउथ इंडिया की थी। बीइंग फेस टू फेस विद 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम वाज ए माइंड बॉगलिंग एंड चिलिंग प्रोस्पेक्ट। वो कहती है फॉर ए सन बर्सिपर ऑफ ए साउथ इंडिया। अगर साउथ इंडिया को कोई सन बर्सिपर होता तो उसको जो है बीइंग फेस टू फेस उसको सामना करना पड़ता 90% आइस, 90% आइसलैंड। ठीक है, देयर इट एंड चिली प्रोस्पेक्ट इट वाज ए माइंड बॉगलिंग। और यही एक माइंड बॉगलिंग, उसकी भ्रमित होने वाली कहानी थी। चिली प्रोस्पेक्ट था ठंडक पैदा करने वाली, क्योंकि उसके टोटल वॉल्यूम का 90% भाग केवल स्नो ही था, बर्फ ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स। 12,000 वर्ष के समय में क्या उपलब्धि मानव ने की है? 12,000 वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो ना कोई बढ़िया मकान थे, न जगह ही जगह पे जंगल ही जंगल था। लेकिन आज क्या हुआ है? 12 वर्ष बाद आज इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया, पहले कोई भी प्रदूषण नहीं। आपने सुना होगा महाभारत, इतिहास किसकी भी अगर आपने कहानी सुनी होगी, चाहे आप महाभारत की बात करें या आप अभी जस्ट हिस्ट्री की बात करें, 400, 800, 1000 वर्ष पहले तो वो लोग नदियों से पानी पीते थे। इसका मतलब जनसंख्या बहुत कम थी, एकदम शुद्धता थी। लेकिन आज किसी भी नदी में पानी पीने की योग्य नहीं, इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, प्रदूषण हो चुका है। ठीक है, तो देखिए 1200 वर्ष में क्या हुआ, 12,000 वर्षों में क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस 12,000 ईयर्स, इन 12,000 वर्षों में क्या क्या होता है देखिए जरा। मैन हैज क्रिएटेड विलेज, आदमी ने गांव बनाए, टाउन बनाए, सिटी बनाया, मेगा सिटीज बनाए, बहुत बड़े बड़े देश बनाए, मेगा सिटी, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये सब मेगा सिटीज बनाए। पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड सो मच दैट नेचुरल रिसोर्स हैव बीन सेवरली अफेक्टेड। और पॉपुलेशन हैव बीन इंक्रीज्ड सो मच दैट सेवरल नेचुरल सोर्सेज हैव बीन सेवरली अफेक्टेड। यानी सारे नेचुरल रिसोर्स जो थे वो प्रभावित हो गए, पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ गई। ठीक है, और आप लिखोगे आदमी ने टाउन बनाए, कस्बे बनाए, नगर बनाए, मेगा सिटीज बनाए, ये सब जो है 12,000 वर्षों में बनाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वाज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? क्या था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का? मतलब ये था विद्यार्थियों को भविष्य के बारे में परिचित कराना कि आप प्रदूषण जो उत्पन्न कर रहे हैं इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ रहा है, आप लोग अपना सुधार कीजिएगा। तो देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम एम्स टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। संसार के छोर तक हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाना। इट प्रोवाइड्स देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच फॉर फॉस्टर इन देम ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। और उन्होंने बताया कि इट्स मैन टारगेट टू गिव देम या टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर प्लेनेट फॉर नेचुरल रिसोर्स। अर्थात प्राकृतिक स्रोतों के, प्राकृतिक का जो परिघटनाएं, दृश्य हैं, उनके बारे में, हमारे प्लेनेट को जो है उपयोगिता के बारे में बताना। एंड कंट्रोल ओवर द पॉल्यूशन, और प्रदूषण पर नियंत्रण करना, यही उसका मेन टारगेट था। अपने बना के लिख दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं आप यही लिखिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, हाई स्कूल के स्टूडेंट को पृथ्वी के छोर तक ले जाना था, और इसका अर्थ यही था, इसका टारगेट ये था कि विद्यार्थियों को जो है हमारे प्लेनेट के महत्व के बारे में बताना और जो प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराना था। ठीक है,
ये जरूर आ जाता है। हु वाज जॉफ ग्रीन? जॉफ ग्रीन कौन थे? जॉफ ग्रीन एक, ये भी एक संस्था थी, ग्लोबल लीडर थे। कौन थे? एक ग्लोबल लीडर थे, पॉलर एजुकेशनल एंड यूथ एंगेजमेंट एंड फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ अवार्डेड विनिंग स्टूडेंट ऑन द आइस फाउंडेशन। ऑन स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम सेट करने वाले फाउंडर जो थे वो जॉफ ग्रीन थे, और वो एक ध्रुवीय पोलर लीडर के ग्लोबल लीडर भी थे। ठीक है, उनका मतलब उनका यही था, ही वांटेड टू टेक द फ्यूचर पॉलिसी टू कंट्रोल ओवर द पोल्यूशन। उनका मतलब ही था ग्लोबल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर में वो प्लान बनाते थे। इसीलिए वही स्टूडेंट्स को लेकर के कहाँ जाते थे? पृथ्वी के छोर तक, एंड ऑफ द वर्ल्ड के, धरती के छोर तक ले जाते थे। ठीक है, तो जॉफ ग्रीन कौन थे? ध्यान रखिएगा, एक ग्लोबल लीडर थे आप पोलर एजुकेशन के, ठीक है, एंड यूथ इंगेजमेंट के थे, एंड फाउंडर थे यही वाले। प्रेसिडेंट अवार्ड, इनको अवार्ड भी मिला हुआ था स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम पर, SOI पर इन्हें प्रोग्राम अवार्ड भी मिला हुआ था। ठीक है, वो लोग केवल ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण से कंट्रोल ओवर के लिए प्रयास करते रहते थे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेज फूड या स्टार्च, ठीक है, आफ्टर यूज किसका करते हैं? सनलाइट, क्लोरोफिल्स, ठीक है, एंड मिनरल्स, इन सभी का यूज करके जो है पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? वो भोजन बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट्स एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अर्थात ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? चेंज इनटू लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। During photosynthesis in a green plant's light energy is captured and used to convert water and carbon dioxide and minerals into oxygen and starch. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन सभी का उपयोग किसमें होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और मिनरल, इनका उपयोग किसमें? ऑक्सीजन और स्टार्च के रूप में होता है, चेंज करते हैं। ठीक है, What was the chief aim of the student on the ice? अर्थात स्टूडेंट ऑन द आइस का मुख्य उद्देश्य यही था कि विद्यार्थियों के, ये ऊपर वाला पॉइंट भी चल जाएगा इसका, इससे पहले वाले का, तो क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट ऑन द आइस चीफ्स एम प्रोग्राम्स एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट, ये देखो वही बात है, एंड ऑफ द वर्ड द एम ऑफ द प्रोग्राम टू स्टडी द इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑन अंटार्कटिका एंड इम्पॉर्टेंस रोल इन बैलेंसिंग द नेचर चेंज ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के बारे में जो है, इनको प्रकृति में बदलाव के बारे में परिचित करवाना, या कंट्रोल ओवर पोल्यूशन को कंट्रोल ओवर करना, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ओवर करने के लिए नियम बनाना, यही जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारे क्वेश्चन इतने ही है इसमें, अगर लॉन्ग आता है तो इन्हीं में से 2-3 लिख दीजिएगा, हालांकि इससे लॉन्ग नहीं आएगा। इनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन जॉफ ग्रीन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज चीफ एम ऑफ द अंडर, अगर आप चाहेंगे इसको रट भी सकते हैं, सरल भाषा में मैंने लिखे हुए हैं। स्टूडेंट आइस प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे टॉपिक इंपॉर्टेंट, गोंडवाना लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिए, इसको समझ लीजिएगा। बाद बाकी जो है मैंने चित्र के माध्यम से समझाने की भी कोशिश की। आप पहले इसकी हिंदी जरूर देख लीजिएगा, हिंदी आप देखेंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और आज के लिए जो है जय हिंद।